हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम यहां पर डिस्कस कर रहे थे अपने क्वेश्चन पेपर को, और जिसमें आपने देखा कि 2024 यानी कि पिछले साल जो क्वेश्चन पेपर आया है वो किस प्रकार से आया है। तो सबसे पहले हमने कहा कि हमने यहाँ पर देखे हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपके इस क्वेश्चन पेपर में लास्ट क्वेश्चन रह जाता है जो हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपने कहा आप क्वेश्चन पेपर क्यों समझना जरूरी होता है, जिससे कि आपको समझ आए कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। अभी तक आप क्या करते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। आपकी बुक में चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं आप वो यहाँ पर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। लेकिन क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक आइडिया आपको आ जाता है कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन पेपर आता है। कई जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट भी होते हैं, जैसे कि इस साल आए हैं तो अगले साल भी आ जाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसा नहीं भी होता है, लेकिन टॉपिक तो सेम होंगे। आपने कहा जो आपके पास अभी टॉपिक है वही आपके पास अगले साल भी टॉपिक होंगे, है ना, ऐसा होता है। तो आपको ये देखना है कि जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर में से जो प्रश्न बने हैं वो किस प्रकार के प्रश्न बने होते हैं। ठीक है। अब पिछले साल जो अभी आपकी क्लास में जो क्लास 7th में रहे होंगे उन बच्चों के पास ये क्वेश्चन पेपर आया था। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपके पास भी आएगा और आपको भी क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ बायो के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। और उनमें से आपने कहा कि पैटर्न क्या है, सबसे पहले आपके पास बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं जिन्हें आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है। उसके अलग अलग खंड आपके पास आते हैं। उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति आती है। ठीक है, आपने क्या करना है, रिक्त स्थान पूरे करने हैं। उसके बाद आपने कहा कि यहाँ पर आपके पास क्या आते हैं, ट्रू एंड फॉल्स आते हैं, यानी कि सत्य असत्य आपको क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन देखना है। उसके बाद आपके पास मिलान करने के लिए आता है, यानी कि मैच द कॉलम, आपको क्या करना है, सही मिलान यहाँ पर करना होता है। और उसके बाद आपके पास आते हैं प्रश्न उत्तर। तो हर एक जो प्रश्न होता है वो अलग अलग नंबर का आपके पास होता है, सेम नंबर का नहीं होगा। ठीक है। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें क्वेश्चन नंबर 8 आपने सॉल्व किया था, जिसमें हमने कहा था कि यहाँ पे आपको क्या करना है, सरसों के पौधे का चित्र बनाना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सजीव वस्तुओं के लक्षण आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पौधों में तने और जड़ के कार्य क्या होते हैं, ये बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, इसके सभी पोषक तत्वों के विषय में लिखिए। क्लियर है। ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हमारा क्वेश्चन जो रह जाता है वो है क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि प्रश्न संख्या जो 12 है आपकी, वो हमारे पास रह जाता है। प्रश्न संख्या जो 12 है उसमें पूछा गया है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स लिखना है। किस पे, निष्पावन जिसे विनोइंग कहते हैं, वाष्पीकरण जिसे इवापोरेशन कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। टोटल कितने नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, आपने कहा टोटल यहाँ पर ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है। यानी कि हम इन 6 नंबर को इन 3 में डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, आपने कहा कि 2 नंबर का ये है, 2 का ये है, 2 नंबर का ये है। यानी कि हर एक जो पॉइंट है, चाहे विनोइंग यानी कि निष्पावन आप लिखेंगे वो भी 2 नंबर का है, वाष्पीकरण इवेपोरेशन जिसे आप कहते हैं वो भी 2 नंबर का है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस वो भी 2 नंबर का है। ध्यान रखिए, जैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे आपको आंसर, आपको नंबर उसी के बेसिस पे मिलेंगे कि आपने आंसर किसका लिखा है, कैसे लिखा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहा आपके पास इन तीनों पे टिप्पणी लिखनी है, आपने तीनों में से सिर्फ 2 पर ही टिप्पणी लिखी है, इसका मतलब ये है कि आपने एक का, यहाँ पे एक को आपने छोड़ दिया है। एक कितने नंबर का है, 2 नंबर का है, तो यहाँ पे सीधे सीधे आपके 2 नंबर कट जाएंगे। अब आपने वाष्पीकरण और प्रकाश संश्लेषण के बारे में लिखा है, तो उसमें आपने कहा कि आपने 4 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया। 4 नंबर में से अगर आपने पूरा अच्छा सही आंसर लिखा है तो 4 नंबर मिलेंगे, अगर आपने आधा अधूरा लिखा है तो आपको आधे नंबर मिलेंगे। अगर आपने तीनों सॉल्व की हैं तो इसका मतलब आपको 6 में से नंबर मिलेंगे यहाँ पर। अगर आपने सिर्फ एक ही सॉल्व किया है तो इसका मतलब 2 नंबर में से ही आपको नंबर मिलेंगे। 4 नंबर आपने छोड़ दिया है तो आपको वो 4 नंबर आपके कट जाते हैं। इसीलिए आपको सभी जो प्रश्न हैं वो क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। रिलेटेड ही लिखेंगे। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें कुछ भी लिख लेंगे, क्योंकि आपको नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर तभी मिलेंगे जब आप उस प्रश्न से संबंधित चीजों को वहां पर आंसर शीट में लिखेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें सबसे पहले पूछा गया है विनोइंग के बारे में। तो आपने कहा विनोइंग क्या होती है, विनोइंग क्या होती है, जब भी यहाँ पे क्या किया जाता है, फसलों को बोया जाता है, हम फसलों को बोते हैं।
फसलों को आप बोते हैं तो फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जो फसलें जो पौधे होते हैं वो बड़े होते हैं, उनमें फली लगती है। उसके बाद क्या आती है, यहाँ पे फसल की कटाई होती है। फसल की कटाई के बाद फसल की मंडाई होती है, ठीक है। फसल की मंडाई के बाद आप क्या करते हैं, विनोइंग करते हैं, जिससे कि जब मंडाई हुई है तो आपने कहा कि उन बीजों के साथ क्या है, यहाँ पे घास भी होगी, पत्थर भी होंगे, कंकड़ भी होंगे, ठीक है, कीड़े भी होंगे। तो उसे क्या किया जाता है, विनोइंग के द्वारा, यानी कि आपको एक जो चीज, एक स्ट्रक्चर होता है, एक कंटेनर कहिए आप, या फिर आपने कहा कि विनोइंग के लिए आप किसी चीज में क्या करते हैं, अनाज को डालते हैं, ऊपर से आप इस प्रकार से नीचे की ओर क्या करते हैं, अनाज को गिराते हैं, जिससे कि हवा के द्वारा जो हल्के जो घास के कण होते हैं, हल्के जो मिट्टी के कण हैं वो उड़ जाते हैं, ठीक है। हमारे घरों में करते हैं ऐसा। अनाज को लिया, ठीक है, जिसे हम सूप भी कहते हैं, अगर हम अपने नॉर्मल लैंग्वेज में कहें या अपने स्थानीय भाषा में कहें तो सूप कहते हैं। तो सूप में जैसे आपने अनाज को रखा, आप नीचे इस प्रकार से गिराते हैं, जैसे जैसे अनाज नीचे गिरता है, जो घास है वो क्या होती है, उड़ती चली जाती है, और आपके पास जो अनाज है वो प्योर फॉर्म में आ जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। अब इसका हम बहुत डिटेल में आंसर नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम सभी ने अपने घरों में ये होते हुए देखा है। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो वो अपने घर में आज जा करके पूछेगा कि ये क्यों किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। आजकल क्या होता है, आजकल हम देखते हैं कि फैन लगा लेते हैं, और फैन में भी हम सेम ऐसे ही करते हैं। पहले क्या होता था, फैन का यूज नहीं किया जाता था, फैन नहीं होते थे, तो जो नॉर्मली जो हवा चल रही होती है उसी के द्वारा क्या होता है, विनोइंग की प्रोसेस की जाती है। एक बार आपको क्या करना है, विनोइंग जो है अपने शब्दों में लिख लेना है, और ये आंसर आप घर से पूरा करके ले करके आएंगे, क्योंकि विनोइंग क्या है, हमने कहा हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है, हमने अपने घरों में अच्छे से देखा है, ठीक है। तो विनोइंग क्या होती है, किस प्रकार से की जाती है और क्यों की जाती है, ये आपको क्या करना है, यहाँ पर घर से करके लेके आना है। चलिए, अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो हमारा बी और सी वाला जो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए जो आपके पास सेगमेंट आता है, ठीक है। तो बी में आपसे पूछा गया है वाष्पीकरण के बारे में, और सी यानी कि ग में पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण के बारे में बात करेंगे। चलिए, ये आपके लिए होमवर्क में दिया गया था, मैं मान के चल रही हूँ आपने होमवर्क पूरा यहाँ पर किया होगा, ठीक है। हमने कहा हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है यहाँ पर, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके लिए ये है, इवेपोरेशन और जो आपके पास आता है फोटोसिंथेसिस। अभी का इवेपोरेशन है, फोटोसिंथेसिस, ये दोनों किससे संबंधित हैं, दोनों प्लांट से संबंधित हैं, दोनों एनिमल से संबंधित हैं, दोनों माइक्रोब से संबंधित है। यानी कि आपके पास ऑप्शन क्या है, वाष्पीकरण और प्रकाश संश्लेषण किससे संबंधित है, पादपों से, जंतुओं से, सूक्ष्म जीवों से, या फिर आपने कहा कि जो निर्जीव वस्तुओं से। सबसे पहले हम प्रोसेस को समझेंगे कि इवेपोरेशन क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेफिनेशन की बात करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रोसेस को समझना है, ठीक है। सबसे पहले हमने जो पोर्शन बनाया है,
ठीक है, ये जो पोर्शन हमने बनाया है ये कौन सा पोर्शन है? रूट वाला पोर्शन है, हम जानते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है तने का पोर्शन। अब हम डायग्राम पूरा नहीं बना रहे हैं, पूरे पौधे का डायग्राम नहीं बना रहे हैं, सिर्फ उतना बनाएंगे जितना कि क्या है हमारे काम का है। ठीक है, ये जो आपको दिखा रखा है क्या है? ये वाटर है। ठीक है, क्या है ये? पानी है। पानी कहाँ जाता है? आपने कहा पानी जो जड़ रोम होते हैं, जड़ रोम के द्वारा कहाँ जाता है? जड़ों के अंदर जाता है। ठीक है, जड़ से जो पानी है वो कहाँ जाएगा? फिर आपने कहा तने में जाएगा, इस प्रकार से। चलो, तो एक बार अगर हम लेबलिंग कर लें कि यहाँ पर पार्ट्स हमारे पास कौन कौन से आए हैं, तो हमने कहा सबसे पहले जो हमारे पास आए हैं ये तो हमारे पास क्या आती है? रूट्स आती है। रूट्स, ये हमारे पास क्या है? वाटर है। पानी की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं ये वाटर है। ठीक है, और बाकी हमारे पास क्या आता है? यहाँ पे जो अर्थ है, पृथ्वी है, जो भूमि है, भूमि के नीचे वाला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा? यहाँ पे सॉइल होगी। ठीक है, ये हमारे पास आता है स्टेम, जिसे आप क्या कहते हैं? तना कहते हैं। रूट को आप क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। वाटर को आप क्या कहते हैं? पानी कहते हैं। ये हमारे पास क्या आती है? पत्ती आती है, लीफ, यानी कि पत्ती। इतनी तो हमें बात पता है क्योंकि हमने चैप्टर भी पढ़ा है और हमने बहुत सारे क्वेश्चन अब सॉल्व कर लिए हैं, जिससे कि हमें अब पार्ट्स ऑफ प्लांट बहुत अच्छे से समझ आ गए हैं। ठीक है, हमने क्या बातें की हैं? हमने कहा कि यहाँ पर क्या था? जो पौधा है, पौधे को पानी की आवश्यकता है। क्यों पौधे को पानी की आवश्यकता है? आगे जाकर के आप क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस पे टिप्पणी लिखेंगे। ठीक है, ये क्या ख वाले सेगमेंट है? ये कौन सा सेगमेंट है? ये कौन सा पोर्शन है? ख, जिसका आपको क्या लिखनी है? टिप्पणी लिखनी है। जो ग वाला हमारे पास आएगा जिसमें हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, वहां पर हम पढ़ेंगे कि क्या होती है, यहाँ पे पौधों को क्या होती है? पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्यों होती है? फोटोसिंथेसिस के लिए पानी की आवश्यकता होती है। अब पानी के विषय में थोड़ा सा और बात हम अगर कर लें तो हमने कहा कि क्या होती हैं? डिफरेंट फेजेस ऑफ वाटर हमारे पास आते हैं, यानी कि पानी की अवस्थाएं आती हैं। क्या आती हैं? जल की अवस्थाएं। एक चैप्टर आप पढ़ेंगे जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, जल की अवस्थाएं। ठीक है, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, या अगर अभी नहीं पढ़ा है वैसे तो आपके पास आ जाता है क्योंकि आपके पास जल से संबंधित चैप्टर आते हैं और आपने जल के विषय में अगर पढ़ा है तो जल की अवस्थाएं भी आपने पढ़ी हैं। जल की अवस्थाओं के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जल की 3 अवस्थाएं आती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, हमने कहा हमारे पास जो जल की 3 अवस्थाएं आती हैं,
इस प्रकार के कुछ डायग्राम हम देखते हैं जब हम बात करते हैं जल की अवस्थाओं के बारे में। अगर इन डायग्राम से को हमें और अच्छे से समझना है, क्योंकि हम बात करेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो अब हम इन डायग्राम के अलावा क्या बना सकते हैं, मॉलिक्यूल बना सकते हैं। जैसे कि हमने कहा ये बर्फ है, ये ग्लास में पानी है, और ये हमने कहा क्या होती है, भाप होती है। अगर इसे और अच्छे से समझना है तो हम कैसे समझेंगे, हम मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या आते हैं, मॉलिक्यूल्स आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये कंडीशन आती है मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्या आते हैं, ये मॉलिक्यूल आते हैं। फिर हमारे पास जो मॉलिक्यूल आते हैं वो कुछ इस प्रकार के आते हैं। और कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे पास इस प्रकार के आते हैं। क्या है ये, मॉलिक्यूल्स हैं किसके, पानी के। जैसे कि आपने, जैसे कि हम क्या करते हैं, हमने कहा ये पानी के मॉलिक्यूल है, जिसे हम क्या लिखते हैं, H2O लिखते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, H2O है, ये भी क्या है, H2O है, यानी कि सारा क्या है, पानी है। हमने डिफरेंस क्या देखा इनमें, डिफरेंस हमने ये देखा, यहाँ पे जो पानी है, पानी के जो मॉलिक्यूल है बहुत पास पास हैं, बहुत क्या है, चिपके हुए हैं, सटे हुए हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं सॉलिड, या जिसे हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास आती है बर्फ, आइस। आप सभी ने बर्फ देखी है, आइस देखी है, ठीक है। तो आइस कैसी होती है, सॉलिड होती है। सॉलिड का मतलब होता है, अगर आप सॉलिड की डेफिनेशन पढ़ेंगे जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं तो आप सॉलिड को पढ़ते हैं। हमने कहा सॉलिड यानी कि ठोस क्या होता है, ठोस वह चीज होती है जिसका कि क्या होता है, जो आकार है वो निश्चित होता है। ठीक है, आकार क्या होगा उसका, निश्चित आकार होगा। जैसे कि मैंने कहा ये पेन है, ये पेन ठोस है या फिर द्रव है या फिर गैस है। तो हमने कहा क्योंकि विजिबल है, सबसे पहले तो गैस तो नहीं है। ठीक है, दूसरी बात हमने कहा कहीं उड़ नहीं रही है तो गैस नहीं है। फिर हमने कहा कि ये क्या पेन कहीं बह जा रहा है, मैंने इसे ऐसे पकड़ा, क्या ये बह गया है, हमने कहा नहीं, ये बहा नहीं है, ये ठीक है। तो ये लिक्विड भी नहीं है, ये तरल भी नहीं है, ये क्या है, ठोस है। किसकी, क्योंकि इसका जो आकार है यहाँ पे वो क्या है, निश्चित है। ठीक है, इसका आकार, इसकी आकृति क्या है यहाँ पे, निश्चित है। तो हमने कहा ये क्या है, ठोस है। इसका मतलब जिन कणों से मिलकर के ये बना होगा, जिन मॉलिक्यूल से मिलकर के ये बना होगा यहाँ पर, वो कैसे होंगे, यहाँ पे बहुत पास पास हैं। ठीक है, इतने पास पास हैं कि ये मूव नहीं कर रहे हैं। बेसिकली होता क्या है कि कोई चीज मूव कैसे करती है, क्योंकि हर एक चीज, जैसे हमने कहा हर, जब हम बायो की बात करते हैं, हमने कहा हर एक जो जीव है यहाँ पर वो कोशिका से मिलकर के बना है। वैसे हर कोई जो मटेरियल है वो किसी न किसी मॉलिक्यूल से बना होगा। जैसे पानी क्या है, वाटर मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो अगर उन मॉलिक्यूल्स में हलचल हो रही है, मूवमेंट हो रही है, तो हमने कहा कि वो कैसे होती है, उसका जो आकार उस होगा, उसकी जो आकृति होगी वो निश्चित नहीं हो सकती है। इसका मतलब कि वो ठोस नहीं होगा। ठोस का मतलब है मॉलिक्यूल बहुत पास पास है, ऑलमोस्ट आप ये कहिए कि सटे हुए हैं आपस में। ठीक है, ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि ये आपस में सटे हुए हैं इस प्रकार से, इनके बीच में इतना स्पेस भी नहीं है। ठीक है, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, इसे हम कहते हैं ठोस यहाँ पर। जैसे कि बर्फ, अब ठीक है बर्फ पिघल जाती है, लेकिन तब कब पिघलती है, जब आप क्या करते हैं, सामान्य तापमान पर उसे रखते हैं। आपने फ्रिज में रखा हुआ है तो बर्फ पिघलेगी नहीं, उसका जो आकार है वो वैसा ही रहेगा। फिर आते हैं यहाँ पर, जब पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा गैप आ जाता है यहाँ पर, ये बहुत चिपके हुए नहीं रहते हैं। अब हम इसे क्या कह रहे हैं, लिक्विड कह रहे हैं। ये क्या है, पानी की तरल अवस्था है। पानी की क्या है, तरल अवस्था है। एग्जाम्पल क्या है, ये पानी है। ठीक है, क्योंकि आप पानी क्या है, इसका आकार निश्चित नहीं है। आपने पानी जिस बर्तन में डाला है वो उसी प्रकार का आकार यहाँ पर ले लेता है, हाँ, लेकिन आयतन निश्चित होगा। ठीक है, आपने एक गिलास पानी को लोटे में डाला है तो तब भी वो उतना ही, उसका अमाउंट उतना ही रहेगा। आपने उस पानी को अब बड़े से बोल में डाल दिया तो उसका जो वहाँ पे आयतन है, उसकी जो मात्रा है वो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो आपने कहा कि मात्रा तो रहेगी सेम, लेकिन आकार सेम नहीं रहता है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हमने कहा जब ये पानी के जो मॉलिक्यूल है बहुत दूर दूर एक दूसरे से हो जाते हैं, तब हम इसे कहते हैं यहाँ पर गैसीय अवस्था। क्या कहते हैं इसे, गैस यानी कि
वाष्प की अवस्था जो कहते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, गैस होगा। गैस के मतलब होता है कि जैसे आपने पानी गर्म किया है, तो पानी जब गर्म होता है तो आपने भाप निकलते हुए देखा होगा। जब आप चाय बनाते हैं, चाय को खौलाते हैं, तो आपने भाप निकलते हुए देखा है। आपने कहा आप दाल बना रहे हैं, आप चावल बना रहे हैं, तो उसमें जब सीटी निकलती है तो आपने भाप निकलते हुए देखा। वो सारे क्या है, आपने कहा वो सारे पानी की क्या है, गैसीय अवस्था है। ठीक है। अब क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर आ जाते हैं। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हमें तो वाष्पीकरण पढ़ना है। हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी कुछ टाइम बाद मैं बोलूंगी कि पानी क्या होता है, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में क्या हुआ, परिवर्तित हुआ। तब आपको समझना जरूरी है कि पानी की तरल अवस्था क्या है और पानी की गैसीय अवस्था क्या है। वहां पर ये जो सेगमेंट है वो आपको समझना जरूरी है। अब थोड़ा सा और चीजें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि अब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, ठीक है, और तब आपको ये चीजें सब क्या है, पढ़नी होंगी। आपने कहा कि जो जल की अवस्थाएं हैं वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पर जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, जो लिक्विड है वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो सकता है, और जो गैस है वो तरल अवस्था में परिवर्तित हो सकता है। यानी कि यहाँ पर क्या है, गैस की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, जिसे आप सॉलिड, लिक्विड और गैस कहते हैं। ठीक है। एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो सकती है और रिवर्स भी हो सकती है। रिवर्स का मतलब क्या होगा, आपने बर्फ से पानी को बनाया और आप पानी से बर्फ भी बना सकते हैं। आपने पानी से वाष्प यानी कि भाप बनाई और आप भाप से पानी भी बना सकते हैं। कैसे, आपने बर्फ निकाली, जब बर्फ निकाली तो कमरे के तापमान पे बर्फ पिघलने लगती है। बर्फ क्या है, तरल अवस्था में हो गई है, ठोस द्रव अवस्था में हो गया है, या द्रव या तरल एक ही है। ठीक है। अब आपने पानी को क्या कर दिया है, बॉईल कर लिया है। आपने देखा कि पानी से क्या निकल रही है, वाष्प निकल रही है। आपने तरल को वाष्पीय अवस्था में परिवर्तित कर लिया है। अब आपको वाष्प को फिर से तरल बनाना है, तो कैसे करेंगे, आपने क्या किया, आपने ऊपर से ढक्कन रख दिया है, पानी बॉईल हो रहा था, आपने ढक्कन रख दिया, आपने गैस ऑफ कर दी। अब जब वो पानी ठंडा हो जाता है तो आप देखते हैं कि जो ढक्कन आपने रखा हुआ है उस पे पानी की बूंदें जम जाती हैं। कैसे जमी, जब वाष्प क्या था, जब आपने क्या किया है, ठीक है, एक बर्तन है, ठीक है, और बर्तन में आपने क्या रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है। बर्तन में आपने क्या रखा था, पानी रखा था। ये पानी को हम कैसे, पानी को हम इस प्रकार से डिनोट करें, ये पानी है। ठीक है। आपने क्या किया है यहाँ पर, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है फ्लेम। ठीक है। अब आप ये नहीं बोलेंगे ये तो मोमबत्ती जैसी लग रही है, आपको रिलेट करना है चीजों को। हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, आपने आग जलाई है, यानी कि आपने चूल्हे में रखा है और आप पानी को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। जब पानी गर्म होता है तो आप देखते हैं कि इस प्रकार से यहाँ से क्या निकल रही है, वाष्प निकलती है। क्या है ये, वाष्प, या इसे भाप भी कहते हैं, हम साधारण भाषा में इसे भाप ही कहते हैं। ठीक है। क्या निकली है, वाष्प निकली है। क्लियर है। अब आपने क्या किया है इसके ऊपर, अभी इसके ऊपर क्या था, इसके ऊपर ढक्कन नहीं था। तो ये क्या है, जो पानी है वो भाप के रूप में क्या कर रहा है, ऊपर की ओर उड़ रहा है। अब आपने क्या किया है, अब आपने इसके ऊपर ढक्कन यहाँ पर रख दिया है। जब आपने इसके ऊपर ढक्कन रखा है तो अब ये जो वाष्प है ये ऊपर नहीं उड़ पाएगी। ठीक है। और आप देखेंगे, आपने जब गैस ऑफ की है, आपने जब गैस ऑफ यहाँ पर की, तो आप देखेंगे जो पानी की जो बूंदें हैं वो यहाँ पर क्या हो जाती हैं, फिर से जम जाती हैं। यानी कि भाप जब ऊपर नहीं उड़ पाई और जब तापमान कम हुआ तो ये पानी की बूंदें यहाँ पर क्या हो जाती हैं, जम जाती हैं। ठीक है। तो आपने क्या कर दिया है, जो भाप थी उसे तरल अवस्था में फिर से परिवर्तित यहाँ पर कर दिया है। इसका क्या मतलब आप समझे, अब इस बात से आप क्या समझे कि पानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, तापमान। उसके लिए कौन जिम्मेदार है यहाँ पे, तापमान। यानी कि अगर तापमान अधिक होगा
तो जो पानी के मॉलिक्यूल हैं वो उनके बीच की दूरी ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या समझे, यहाँ पे तापमान बहुत कम था तभी तो बर्फ जमी है, फिर तापमान ज्यादा हुआ तो पानी बन गया, तापमान और ज्यादा हुआ तो क्या बन गया है, भाप बन गया है। यहाँ पे तापमान कम हुआ है, तरल बना है, तरल में तापमान कम हुआ है तो बर्फ बन गई है। तो आपने कहा जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो सकती है। और यहाँ पर हमने और क्या चीज समझी है, हमने कहा कि जल का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जो परिवर्तन होता है वो किस पे निर्भर करता है, वो तापमान पे निर्भर करता है। इतनी बातें क्लियर हैं। अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था, वाष्पीकरण था। अब हुआ क्या, आपने कहा पौधे को क्या होती है, पानी की आवश्यकता होती है। हर टाइप का जो प्लांट होता है उसे पानी की आवश्यकता होती है। वो पानी कहाँ से लेगा, वो यहाँ पे मिट्टी में घुलनशील जो पानी है वहां से लेगा, उसमें जो जड़ों में पानी जाता है और जड़ों के माध्यम से तने में जाता है, तने के माध्यम से पत्ती में जाता है, क्योंकि क्या करनी है, इसे फोटोसिंथेसिस करनी है। अब क्या होता है कि जो पौधा है वो बहुत अधिक पानी को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इतनी पानी की आवश्यकता पौधे को नहीं होती है, ठीक है। तो अब होता क्या है, जो एक्स्ट्रा जो चीजें हैं, जो वेस्ट मटेरियल हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में भी हमने कहा जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, जैसे पसीना जो हमें निकलता है, ठीक है, जैसे कि जो वेस्ट मटेरियल होता है, यूरिन है, तो वो क्या है, वेस्ट मटेरियल है, एक्स्ट्रा है। जैसे आपने कहा आप पानी पीते हैं, तो जितनी आपकी बॉडी को जरूरत है उतना जो पानी है वो एब्जॉर्ब होगा, एक्स्ट्रा जो पानी है वो यूरिन के थ्रू क्या होता है, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। सेम वैसा ही प्लांट में भी है कि प्लांट को जितने पानी की आवश्यकता थी, प्लांट ने उतना पानी जो है वो यूज कर लिया है। एक्स्ट्रा जो पानी होता है अब वो प्लांट से निकालना जरूरी होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो पानी है अभी ये किस अवस्था में है, तरल अवस्था में है, ठीक है, ये तरल अवस्था में है, जिसे हम लिक्विड लिख लेते हैं। तरल को हम कहते हैं लिक्विड, ठीक है। लिक्विड को हम एल से यहाँ पे डिनोट करेंगे, गैस को हम जी से यहाँ पे डिनोट करते हैं, और सॉलिड को हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। एस फॉर सॉलिड यानी कि ठोस, एल फॉर लिक्विड यानी कि तरल, जी फॉर गैस यानी कि वाष्प, ठीक है। क्लियर है इतना। तो हमने कहा कि यहाँ पर जो पानी है वो तरल अवस्था में था, यानी कि लिक्विड अवस्था में था। अब जो एक्स्ट्रा पानी है जिसे पौधे से बाहर निकालना है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, अब वो परिवर्तित हो जाता है गैसीय अवस्था में, भाप बन जाती है, ठीक है। जब ये भाप बन जाती है तो ये, यहाँ पर एक और लेबलिंग हमें करनी है, ये स्टोमेटा है, ये हमारे पास क्या आता है, क्लोज स्टोमेटा, और ये हमारे पास आता है ओपन स्टोमेटा, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टोमेटा के द्वारा जो पानी है वो बाहर निकल जाता है, किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में। ये जो पानी है ये बाहर निकल गया इस प्रकार से, ये किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है, ठीक है। क्या है, ये जल है, तो लिख लेते हैं H2O लिख दूं इसे, जल को किस अवस्था में निकला है, गैसीय अवस्था में निकला है, ठीक है। आपने कहा जो पानी है, जो अतिरिक्त पानी है वो पौधे की स्टोमेटा के द्वारा या पौधे के पत्ती में उपस्थित स्टोमेटा या रंध्रों के द्वारा जो पानी है वो गैसीय अवस्था में बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं या इवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। लेकिन जब हम इसे प्लांट में पढ़ते हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। हमने अभी वाष्पीकरण नहीं पढ़ा है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, वाष्पोत्सर्जन पढ़ रहे हैं, यानी ट्रांसपिरेशन पढ़ रहे हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं, यानी कि वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। अब हमने कहा ठीक है, वाष्पोत्सर्जन तो हमें पता चल गया है कि जो पौधा है, पौधे से जो पानी है वो भाप के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इवेपोरेशन क्या है, तो इवेपोरेशन को अगर हम समझेंगे, इवेपोरेशन को अगर हम समझेंगे तो हमने कहा जो पानी है जो कि कैसा था, तरल, वो भाप के रूप में यानी कि गैस के रूप में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं,
वाष्पीकरण क्या हुआ आपने कहा, तो हमने कहा कि वाष्पीकरण और जो आपने पढ़ा वाष्पोत्सर्जन, दोनों में अंतर क्या है? दोनों प्रोसेस सेम होती हैं, लेकिन अगर ये प्रक्रिया पौधे में हो रही है तो उसे क्या कहेंगे? वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। और ये प्रक्रिया पौधों में नहीं हो रही है, कहीं और हो रही है, तो आपने कहा इसे वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे कि जो जल निकाय होते हैं वहां पे पानी जो है तरल अवस्था से भाप गैसीय रूप में या भाप के रूप में बदल जाता है, तो उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे आपने कहा जो गीले कपड़े होते हैं उनका जो सूखना होता है उसे हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे आप पानी को खौला रहे हैं, उबाल रहे हैं, तो वो क्या होता है? वाष्पीकरण कहलाता है। तो वाष्पीकरण क्या है? आपने कहा कि पानी का तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। तो हमने कहा पानी का तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ध्यान रखिए। और जो अभी हमने डायग्राम के माध्यम से, चित्र के माध्यम से पौधे में समझा था, वो क्या है? वाष्पोत्सर्जन है। अब पहले हमने वाष्पोत्सर्जन क्यों समझा? हमने इसलिए समझा क्योंकि आपने कहा कि आप वाष्पीकरण को आप कैसे समझा सकते हैं? आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, लेकिन वाष्पोत्सर्जन को हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि पौधे में क्या चीज हो रही है। ठीक है, अब ध्यान रखना है, वाष्पीकरण और जो वाष्पोत्सर्जन है दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। वाष्पीकरण जो है वो जल निकाय में हो सकता है, वो आपने कहा जैसे कपड़े सुखा दे तब हो सकता है, आप पानी गर्म कर रहे हैं तब हो सकता है। वाष्पोत्सर्जन कब होगा? प्लांट्स में ही होगा। वाष्पोत्सर्जन आप कहाँ देखते हैं? प्लांट्स में ही देखते हैं, पौधे में देखते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो चलिए एक बार आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। चलिए, अब हमें पढ़ना है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जो इसका दूसरा सेगमेंट है वो आप लोग एक बार घर से करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।